नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपयोगिता की अवधारणा कब से अर्थशास्त्र में स्वीकार की गई, क्या अंतर होता है उपयोगिता और संतुष्टि में, उपयोगिता की क्या क्या खास बातें हैं और उपयोगिता में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के प्रकारों को और उनके मध्य के संबंध को। बच्चों, आज उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण बिंदु उपयोगिता को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये शब्द से आप सभी परिचित हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द को लॉन्च करने का या अर्थशास्त्र में इस शब्द को लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने 1890 में पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और उस पुस्तक के साथ ही उपयोगिता की अवधारणा को, खासकर सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया और तब से यह एक लोकप्रिय कॉन्सेप्ट हो गया और आज इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी हम इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही चाव से पढ़ते हैं और हमारे समस्त उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहीं ना कहीं उपयोगिता से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, उपयोगिता का अर्थ है संतुष्ट करने की क्षमता। वह किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज और कभी कभी तो किसी मनोभाव में भी हो सकती है। तो आप इसे किसी पदार्थ से जोड़ने की बजाय इसका अर्थ समझिए क्षमता, किसी की भी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, या हम कह सकते हैं कि किसी भी इच्छा की पूर्ति करने की जो क्षमता है, उस सब क्षमताओं को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। और इसमें मैं आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेसर फेजर के जो परिभाषा है उसको मैंने कोट किया है आपको यह समझाने के लिए कि जो उपयोगिता होती है उसको अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इच्छा से जोड़ा है और इसीलिए फ्रेजर ने कहा था उपयोगिता का अर्थ है इच्छा का होना। अगर इच्छा है तो हमें उपयोगिता मिलेगी ही मिलेगी। जिस चीज की इच्छा है उस वस्तु से, उस कार्य से हमें उपयोगिता मिलेगी ही। अब एक शब्द आता है, जब संतुष्ट करने की हम क्षमता कहते हैं तो अक्सर एक प्रश्न आता है कि क्या उपयोगिता और संतुष्टि एक ही बात है, या हम ये कह के निकल जाए कि उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। उपयोगिता का अर्थ संतुष्टि है, लेकिन किस तरह की संतुष्टि उसे देखिएगा। जब आप उपयोगिता कहते हैं बच्चों तो आप अनुमानित संतुष्टि की बात करते हैं। अनुमानित, जिसका आपने प्रिडिक्शन किया है कि शायद मुझे इतनी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जब आप मुझे संतुष्टि मिली, इस काम को, इस बात को कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्राप्त उपयोगिता या प्राप्त संतुष्टि की बात होती है। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा कि उपयोगिता और संतुष्टि दोनों एक नहीं है। उपयोगिता हमेशा अनुमानित संतुष्टि होती है। हम पेन का उपभोग करने से पहले कह देंगे कि हम ये पेन अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं कह दूंगी कि 50 के बराबर मुझे उपयोगिता मिली। लेकिन एक अनपढ़ के लिए वो पेन इम्पोर्टेंट नहीं है, या दूसरे बच्चे का जिसके पास एक और पेन है वो कहेगा हाँ ठीक है पेन अच्छा है लेकिन मुझे 20 के बराबर ही उपयोगिता मिली। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये अनुमानित संतुष्टि है और अनुमानित संतुष्टि अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब हम कहते हैं, जैसे आपने खाना खाया और आपने कहा पेट भर गया, मुझे संतुष्टि मिल गई, तो वहां पर आप जितनी भी रोटियां या सब्जी जो भी आपने खाई है उस सब से मिलने वाली उपयोगिता की बात। तो इस प्रकार बच्चों, उपयोगिता और संतुष्टि दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है। अब चलिए हम देखते हैं उपयोगिता की खास बातों को, कि उपयोगिता की खास बातें अर्थात उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और आज मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी जिसमें आप सिर्फ
एक लाइन याद करेंगे और आपका 5 से 6 नंबर का प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। जैसे आपको बच्चों लिखनी है उपयोगिता की विशेषताएं, तो इसे एक एक डिटेल की बजाय आप शॉर्ट में एक ट्रिक का इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं उस पूरे के पूरे 5 पॉइंट को। आप एक वाक्य याद कीजिए, वो वाक्य होगा उपयोगिता व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक सापेक्षिक मनोवैज्ञानिक अनुमानित संतुष्टि है। बस इस लाइन को आप याद कर लीजिए। विशेषताएं, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए उपयोगिता की तो आप ये लाइन याद कर लीजिए, उपयोगिता व्यक्तिपरक सापेक्षिक मनोवैज्ञानिक अनुमानित संतुष्टि है। और जब आपको इसकी विशेषताएं निकाल कर इसे 4 नंबर के प्रश्न में लिखना हो तो आप एक एक करके लिख सकते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उपयोगिता को व्यक्तिपरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए वस्तु एक भी हो तो मिलने वाली उपयोगिता अलग अलग होगी। प्यासे के लिए पानी की उपयोगिता ज़्यादा होगी, जिसे प्यास नहीं लगी है उसके लिए पानी की उपयोगिता कम होगी, जिसे अभी अभी प्यास लगनी शुरू हुई है उसके लिए उपयोगिता अलग अलग होगी। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से उपयोगिता अलग अलग होती है, व्यक्तिपरक होती है। आप इसी वाक्य से दूसरा पॉइंट निकालेंगे कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक, सापेक्षिक का अर्थ होता है बच्चों समय, स्थान, देश काल, परिस्थिति, हर चीज का प्रभाव जब उपयोगिता पे पड़े या किसी भी चीज पे पड़े तो उसे हम सापेक्षिक कहते हैं। हर चीज से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही है बच्चों कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। आप अगर अभी विदेश चले जाएं जहां ठंड का मौसम हो तो अभी के पहने हुए आपके कपड़े काम नहीं आएंगे, आपको गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे। तो स्थान बदलते ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी बदल गई। ठीक वैसे ही बच्चों समय के अनुसार भी उपयोगिता बदलती रहती है। ऋतुएं बदली, अभी वर्षा ऋतु है तो आपके लिए छाता और रेनकोट उपयोगी है, अगर ग्रीष्म ऋतु होती तो हल्के सूती कपड़े उपयोगी होते। तो इस तरीके से मौसम का, जलवायु का या आप कहिए कि हर परिस्थिति का प्रभाव उपयोगिता पर पड़ता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि उपयोगिता सापेक्षिक होती है। अब इसी वाक्य से तीसरी विशेषता निकालते हैं कि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है या जिसे हम कहते हैं मानसिक, कि उपयोगिता व्यक्ति के मन और विचारों से प्रभावित होती है। और इसका उदाहरण देखिए कि जब आप प्रसन्न हैं और किसी गीत को सुनते हैं तो आपको वो गीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बहुत अधिक दुखी हैं और तब उस गीत को सुनते हैं तो आपको उतना अच्छा फील नहीं होता जब आपका अच्छे मूड में होता है। तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है, मानसिक धारणा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। और फिर इससे पहले भी मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया था, एक बार और बता दूं कि यह अनुमानित संतुष्टि है। हम अनुमान लगाते हैं कि उस चीज से हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई। जैसे एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने पर उस भूखे व्यक्ति के लिए भोजन से कितनी संतुष्टि मिली आप उससे पूछेंगे तो एक अनुमान से ही कहेगा वो बहुत संतुष्टि मिली। तो इसका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है उपयोगिता के माध्यम से कि संतुष्टि कितनी प्राप्त हुई। तो देखा बच्चों, आप सिर्फ एक वाक्य को याद कीजिए, आपका 4 नंबर का प्रश्न याद हो जाएगा। वाक्य क्या है? उपयोगिता व्यक्तिपरक सापेक्षिक मनोवैज्ञानिक अनुमानित संतुष्टि है। और बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब
बच्चों आगे की तरफ हम ये देखते हैं कि आखिर ये उपयोगिता जो है उसे मापने की शुरुआत कब से हुई, किन किन अर्थशास्त्रियों का क्या क्या दृष्टिकोण था, उसे जानने का प्रयास करते हैं हम कि उपयोगिता के प्रति क्या धारणाएं थी, कब से इसका मापन कार्य प्रारंभ हुआ। तो बच्चों उपयोगिता के मापन के लिए हमारे अर्थशास्त्र में दो धारणाएं काम करती हैं। एक धारणा प्रोफेसर मार्शल और उनके अनुयायियों के द्वारा दी गई है और जो दूसरी धारणा है वो प्रोफेसर हिग्स एवं पेरेटो, एलन हिग्स, पेरेटो, एलन, इन अर्थशास्त्रियों और उनके अनुयायियों के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर मार्शल ने जो धारणा दी है उसे हम कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसमें हम गिन पाए, ऐसा नजरिया जिसमें हम उपयोगिता को गिन सकते हैं। और प्रोफेसर हिग्स, पेरेटो और एलन के द्वारा दी गई अवधारणा को हम कहते हैं क्रमवाचक। अब जरा समझ लेते हैं कि गणना या क्रम किस प्रकार से। तो प्रोफेसर मार्शल और उनके अनुयायियों का ये मानना था कि उपयोगिता चूंकि अनुमानित संतुष्टि है तो उसे हम संख्या में व्यक्त करके तर्कपूर्ण ढंग से समाज के सामने रख सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर फिशर जिसमें है और 9 प्रतिष्ठित जितने अर्थशास्त्री हैं उनका मानना था कि उपयोगिता को गिना जा सकता है। तो बच्चों उपयोगिता क्या गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं से व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों इन संख्याओं को हम कहते हैं यूटिल। जिस तरह दूरी के लिए किलोमीटर का उपयोग होता है वैसे ही उपयोगिता के लिए मापक का जो प्रयोग होता है उसे कहते हैं यूटिल। और इस शब्द को दिया था हमारे बड़े ही 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम उपयोगिता को, जैसे मैं कहूँ कि अभी चौक से लिखने में मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है तो मैं अंक दे दूंगी 20। तो मैं सिर्फ 20 नहीं कहूंगी बच्चों, मैं कहूंगी कि मुझे पेन से या चौक से, एक चौक से उपयोगिता मिल रही है 20 यूटिल। और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण था बच्चों उसमें अर्थशास्त्रियों का कहना था कि जो मन से जुड़े हुए भाव हैं उन्हें क्रम दिया ही नहीं, उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। बहुत अच्छा, अच्छा, सहमत, असहमत जैसे कई शब्द होते हैं जिनको अंकों में आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो उनका कहना था कि ऐसे में किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को सिर्फ क्रम दिया जा सकता है। और लिकर्ट स्केल बच्चों, जो लिकर्ट स्केल बना है जिसके बारे में आप आगे भी जानेंगे, ये लिकर्ट स्केल क्रमवाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों की ही देन है, जिसमें हम टिक लगाते हैं कि सहमत, असहमत, दृढ़ सहमत, ऐसे कई ऑप्शन आपके सामने दे दिया जाता है। जैसे मैं ही एक प्रश्न दूं कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है और फिर आगे लिख दूं सहमत, असहमत, दृढ़ सहमत। तो दृढ़ सहमत पे जिसने टिक लगाया उसका मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है, सहमत पे हाँ अच्छा लगता है, असहमत पे अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसको मैं इस तरीके से क्रम दे दूंगी कि क्या चीज बच्चों को अच्छी लगती है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में बच्चों हम श्रेणी देते हैं, हम क्रम देते हैं। ये पेरेटो, हिग्स, एलन और उनके अनुयायियों ने बताया था। तो इस तरीके से बच्चों ये दो अवधारणाएं अर्थशास्त्र में काम करती हैं उपयोगिता के मापन के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं हम उपयोगिता कितने तरह की होती है। तो याद रखना है आपको बच्चों की उपयोगिता मुख्यतः 3 तरह की होती है, लेकिन औसत उपयोगिता की अवधारणा को अभी अभी स्वीकार किया गया है। पहले मार्शल ने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को ही बताया था। तो चलिए देख लेते हैं उपयोगिता के प्रकार के रूप में कौन कौन सी उपयोगिता है और शॉर्ट में उसका देख लेते हैं सूत्र कि किस तरीके से उसे व्यक्त किया जाता है। तो उपयोगिता के प्रकार, अगर मैं प्रकार कहूं तो पहले कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। और आपको याद रखना है मार्जिनल यूटिलिटी,
को दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, पहले मैं इन दोनों की ही व्याख्या करूंगी और आपको फिर औसत उपयोगिता से भी परिचय कराऊंगी। बात कर लेते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं सीमांत उपयोगिता से। तो सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को देने वाले अर्थशास्त्री थे मार्शल, और मैंने पुस्तक का नाम बताया ना, 1890 में लिखी हुई उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका वर्णन मिलता है। अब क्या होती है सीमांत उपयोगिता? एक अतिरिक्त इकाई के, जो भी आप उपभोग कर रहे हैं उसमें एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, उपयोग करने पर जो संतुष्टि या जो उपयोगिता प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और अगर कुल उपयोगिता की बात करूं तो कुल इकाइयों का उपभोग करने पे, आप जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बच्चों ये चौक से लिख रही हूं, तो चौक का भी मैं क्या कर रही हूँ, उपभोग, उसका भी उपभोग कर रही हूँ इसका उपयोग के रूप में। ठीक, तो कुल इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता, सभी इकाइयों से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अब सूत्र रूप में देख लीजिए कि ये है TU इक्वल टू N इंटू U। U मतलब यहाँ पे बच्चों N है वस्तु की संख्या, और U है बच्चों यहाँ पर मिलने वाली उपयोगिता। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाते हुए 2 चौक का मैंने इस्तेमाल किया, तो मेरा N कितना हो गया, 2, और मैं मानती हूं कि इससे मिलने वाली उपयोगिता, एक चौक से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 20, तो मेरा TU हो जाएगा 40। ठीक, अब वैसे ही बच्चों सीमांत उपयोगिता को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता में जैसा कि लिखा हुआ है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, तो इसे हम कुल उपयोगिता से निकालते हैं TUN माइनस 1। अब एक एक करके देख लीजिए क्या है। TUN कहती हूं तो इसका अर्थ है सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता, इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता। ठीक, और TUN माइनस 1 कहती हूं बच्चों, तो इसका अर्थ है कि एक अतिरिक्त इकाई, जो मैंने इकाई बढ़ाई उसमें से एक जो अतिरिक्त इकाई थी उससे मिलने वाली उपयोगिता। अब जैसा कि यहाँ पे हमने निकाला है TUN कितना है बच्चों, 40। अगर TUN 40 है तो TUN माइनस 1 क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इकाइयों की बात की जा रही है। इसका अर्थ है कि एक इकाई से मुझे 20 के बराबर, और जब दूसरी इकाई मैंने बढ़ाई तो उससे भी मुझे संतुष्टि किसके बराबर मिली, 20 के बराबर ही संतुष्टि मिली, ऐसा मेरा मानना है। तो वो एक अतिरिक्त इकाई को बच्चों घटा देंगे हम उससे मिलने वाली संतुष्टि को, तो हमें मिल जाएगी MU, और हमारा MU होगा बच्चों 20। तो आपको याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता आप जब भी निकालोगे तो कुल उपयोगिता में से जो अतिरिक्त इकाई है उसको घटाते चले जाओगे और आपको जो है सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। मतलब एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपको अगर कुल उपयोगिता निकालनी है तो सारी की सारी उपयोगिताओं को जोड़ दो, और नहीं तो जो मात्रा दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी विधि का उपयोग किया है कि N इंटू U की जितनी संख्या है, जो मात्रा है, और उससे मिलने वाली जो उपयोगिताएं हैं उनका गुणा कर दो तो भी ये आपको प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा बच्चों हम TU जो है उसको निकालने के लिए पूरी यूटिलिटी का या पूरी उपयोगिता का योग भी कर देते हैं।
तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। कभी कभी इस तरह के सूत्रों से भी आपके ज्ञान की परीक्षा की जाती है। तो कुल उपयोगिता निकालने के लिए सभी उपयोगिताओं को जोड़ दें आप, या फिर अगर अलग अलग दिया है कि इस 2 इकाई से मिलने वाली उपयोगिता इतनी है, 3 इकाई से मिलने वाली उपयोगिता इतनी है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं इन दोनों के संबंध को अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार बताया है। और एक और बात कि सीमांत उपयोगिता के भी मैं प्रकार यहाँ आपको बताना चाहूंगी। तो सीमांत उपयोगिता के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। पहली होती है धनात्मक, दूसरा होता है शून्य, और तीसरा होता है ऋणात्मक। अब बच्चों, ये जो तीनों प्रकार सीमांत उपयोगिता के आए हैं, इनका डेरिवेशन ही होता है कुल उपयोगिता से। ये कुल उपयोगिता की वजह से हम बता पाते हैं कि सीमांत उपयोगिता कितनी धनात्मक है, कब शून्य हो गई और कब ऋणात्मक हो गई। तो जब आप इनकी परिभाषाएं लिखेंगे तो आपको ये लिखना होगा कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, किसी वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है बच्चों। ये धनात्मक रहेगी। आपको बताना होगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम और स्थिर, अधिकतम भी हो जाए और साथ ही में आप कहेंगे कि वो स्थिर हो जाए, तब MU या सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और ठीक वैसे ही बच्चों, जब हमारी TU घटने लगती है, कम होने लगती है, तब हमारा MU या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। बस ये 3 लाइन में आप इसे बता सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता की ये तीनों प्रकार की व्याख्या कुल उपयोगिता के आधार पर की जाती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती रहे तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम और स्थिर हो जाए तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लग जाए तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। और यहीं से इन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप को आप समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। अब बच्चों, इसी के साथ मैं बात कर लूं जिसे अभी स्वीकार किया गया है अर्थशास्त्र में, AU कि वर्तमान में ये माना गया कि औसत उपयोगिता भी होनी चाहिए। तो औसत उपयोगिता निकालने के लिए बच्चों, कुल उपयोगिता में से जब वस्तु की इकाइयों का भाग दे दिया जाता है तो जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो औसत उपयोगिता होती है। तो इसी के साथ बच्चों, अब हम इन दोनों के संबंध को एक तालिका, एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए नेक्स्ट हेडिंग है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। और अभी एक तरह से आपने उन दोनों के संबंध को देखा भी बच्चों। जैसे मैं जब सीमांत उपयोगिता के प्रकार को आपको बता रही थी तो मैंने ये कहा कि कुल उपयोगिता से ही, उसी के आधार पे ही हम सीमांत उपयोगिता के प्रकार को बता पाते हैं। और ठीक उन्हीं सब बिंदुओं को बच्चों इन दोनों के संबंध के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार इनके संबंधों को लिख लेती हूँ ताकि जब तालिका बने तो आप बहुत अच्छे से बता पाएं कि किस से किस मात्रा तक कौन सा संबंध काम कर रहा है या कौन सी सीमांत उपयोगिता है। तो पहला बिंदु है बच्चों कि जब तक संबंध की व्याख्या करने के लिए हम पहली बात जो कहते हैं वो ये है कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी, MU धनात्मक। और ठीक वैसे ही आप लिखेंगे कि जब कुल उपयोगिता, जब TU
टीयू अधिकतम एवं स्थिर, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा और स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तब एम यू इक्वल टू 0, वो शून्य हो जाती है। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे बच्चों, जब टीयू घटने लगती है, जब टीयू घटने लगती है तब एम यू बच्चों ऋणात्मक हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अब इसी बात को मैं यहाँ पर आपको एक तालिका के माध्यम से भी, एक टेबल के माध्यम से भी मैं आपको बता रही हूँ। आप भी बहुत आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। आप एक और ले लीजिए वस्तु की इकाई और दूसरी ओर ले लीजिए बच्चों वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता। या आप इसे MU भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि MU का अर्थ है कि एक अतिरिक्त इकाई से। तो जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और एक के बाद जैसे ही हमने दूसरी इकाई मंगाई या उसका उपभोग किया तो MU स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। जैसे आप खाना खाने बैठे, आपने एक रोटी खाई और जैसे ही दूसरी रोटी आपकी थाली में आई तो MU का कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगला है TU या कुल उपयोगिता। अब देखिए आप इसे कैसे निकालेंगे। आप कोई भी 4, 5, 6, 7 इकाइयों तक ज़्यादा ठीक रहता है, तो आप 7 इकाइयों तक इस मान को ले लीजिए। उसके बाद वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता। तो इसे लिखने से पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि ये मानव का स्वभाव है कि जब वो किसी चीज़ को पहली बार उपभोग करता है बच्चों, तो उस जो वस्तु है उससे मिलने वाली संतुष्टि ज़्यादा होती है। आप पहली बार फिल्म देखने जाएं, आप पहली बार पिज़्ज़ा ट्राई करें तो आपको लगेगा बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम मानते हैं कि किसी चीज़ की अगर आपको इच्छा है और आप उसकी पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो आपको संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। लेकिन सिर्फ वही वस्तु आप बार बार उपयोग करने लगे तो धीरे धीरे मानव स्वभाव के हिसाब से आपको मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी। और ये बिल्कुल जांचा परखा हुआ सत्य है। जैसे आप ही देख लीजिए कि आप अगर किसी खाना ही खा रहे हैं तो जैसे जैसे रोटियां खाते जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा ना बच्चों कि उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते। तो वहाँ पर ये मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ काम करता है कि पहली इकाई, पहली रोटी खाते आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी क्योंकि आपको भूख लगी थी, और उसके बाद धीरे धीरे वो संतुष्टि कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी अंक लें तो देखें कि आपको घटते हुए क्रम में उसे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि पहली इकाई से मुझे 40, और याद है ना क्या लिखना है? यूटिल। किसने दिया था? फीसर ने। 40, फिर उससे कम 30, फिर उससे कम 20, फिर 10, फिर 0, और फिर माइनस में मुझे मिला -10, -20। इस तरीके से मुझे वस्तु से उपयोगिता मिली। और आप जान गए क्यों? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है कि उस चीज़ का बार बार उपयोग करने से धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नहीं होती तो उसको हम इस नियम के अनुसार कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शन, कि उन पे ये लागू नहीं होता है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देख लेते हैं कुल उपयोगिता को। अब मुझे कुल उपयोगिता निकालनी है तो मैं क्या करूंगी बच्चों? मुझे कुल उपयोगिता निकालनी है तो मैं पूरी उपयोगिताओं को जोड़ती जाऊंगी, लेकिन क्रम से। क्रम से क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक इकाई बढ़ी है तो हम हर एक इकाई का देखेंगे। तो कुल उपयोगिता के लिए मैं यहाँ पे इससे पहले, पहली इकाई से पहले उपभोग ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुल उपयोगिता लिख दी 40 यूटिल। और उसके बाद जब मुझे दूसरी इकाई का निकालना है तो 40 + 30 = 70 यूटिल। और ठीक वैसे ही जब मुझे तीसरी इकाई का निकालना है तो इन दोनों का जोड़ा हुआ बच्चों 70 + 20 = 90 यूटिल। अब उस 90 में अब मैं किसको प्लस कर दूंगी? 10 को, तो मेरा हो जाएगा 100 यूटिल। उसके बाद बच्चों यहाँ अगली इकाई, 5वीं इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है? 0। तो 90
प्लस सॉरी यहाँ पे 100 था तो 100 प्लस 0, तो ये कितना रहेगा, ये 100 यूटिल। अब आगे माइनस है बच्चों, तो मैं 100 और उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, -10। तो आप जानते हैं कि जब धन का गुणा ऋण से या हम कहें प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -90 और उसी तरह यहाँ पर आपको इस -90 में से आप जब घटा देंगे, यहाँ पे आपका कितना आया, माइनस नहीं प्लस 90, उस 90 में से जब आप घटा देंगे बच्चों -20 को, तो आपको मिल जाएगा +70, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं, इसलिए 100 बड़ा था तो यहाँ पे प्लस ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब इस TU को ध्यान से देखिए और इन नियमों को ध्यान से देखिए, क्या आ रहा है उत्तर। तो देखिए उत्तर है कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है MU प्लस, तो देख लीजिए MU प्लस रही है 40, 30, 20, 10 और कुल उपयोगिता क्या है 40 से 70, 90, 100 यहाँ तक बढ़ी है बच्चों लगातार 40, 70, 90 और 100। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रूल किसका काम किया, प्लस MU का। उसके बाद बच्चों मैंने कहा कि जब TU अधिकतम और स्थिर हो जाती है, अब देखिए 100 मैक्सिमम है और प्लस क्या है, स्थिर। स्थिर क्यों, क्योंकि इससे पहले भी 100 थी और इस इकाई में भी कितनी है 100। तो यहाँ पर बेटा MU कितनी है 0, ये रहा 0। ठीक वैसे ही जब TU घटने लगती है, अब देखिए 100 से 90 और 70 हो गई, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गई माइनस में, तो ऋण MU हो गया ऋणात्मक। तो इस तालिका के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से इनके संबंध को बता सकते हैं और इसे ही आप एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। चलिए उस डायग्राम को देख लेते हैं। जब भी हम किसी रेखा चित्र का निर्माण करते हैं बच्चों, तो हमें उसका पैमाना स्केल पहले बना लेना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि मैक्सिमम कितना था 100 और मिनिमम कितना था अंक 10। तो मुझे 10 से 100 तक की संख्या के लिए स्केल अगर लेना है तो मैं वो कौन सा स्केल लूँ जिससे बहुत अच्छे से और सही चित्र बन जाए। तो उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अगर मैं 5-5 का अंतर लूँगी बच्चों, तो 100 तक पहुँचने के लिए मुझे 20 लाइनों की जरूरत पड़ेगी जो एक बड़ा पेज में आ पाएंगी। तो 5 लेना मेरे लिए उचित नहीं है। अगर मैं 20 का स्केल लेती हूँ कि 20-20 की दूरी पे, तो जो 10-10 का अंतर है मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी। तो इसलिए मैं 10-10 भी नहीं लूँगी, सॉरी 20-20 भी नहीं लूँगी। लेकिन अगर मुझे दिखाना है 100 तक और 10-10 के अंतर पे मैं बिंदु रखती हूँ, तो बहुत अच्छे से मेरे चित्र देखने वाले को स्पष्ट हो जाएंगे। तो अभी उसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि जब कभी आप चित्र बनाएं तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ध्यान में रखें और उसके आधार पर स्केल लें। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ बच्चों 1 सेंटीमीटर = 10 UT, ठीक, और ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। यूनिट मतलब इकाई और यहाँ पे यूटिल मतलब उपयोगिता। इस तरीके से आप लिख देंगे। और अब मैं इसे बढ़ा लेती हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद चला जाए। तो OY अक्ष पे बच्चों आपको उपयोगिता को दर्शाना है और OX अक्ष पे बच्चों आप वस्तु की इकाई को दर्शाएंगे। अब चूंकि हमारे टेबल में 0 भी आया है और माइनस भी आया है, हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि 0 भी आया है और माइनस भी आया है, इसलिए इस OY अक्ष की रेखा को हमें नीचे तक ले जाना होगा, 0 से नीचे माइनस। तो हम यहाँ पे भी बिंदु को लेंगे। तो चलिए पहले अनुमान से मैं लगा लेती हूँ 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, ये थोड़ा और बढ़ा जाएगा बच्चों, 80, ये 90 और इस यहाँ पे मैक्सिमम 100 हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ वस्तु की इकाइयाँ कितनी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लिख लीजिए 1, 2 और यहाँ पे बच्चों आपको फिर दर्शाना है, लेकिन ये क्या है, -10, -20। अब सबसे पहले हम MU को लेते हैं बच्चों। तो MU की रेखा बनाने के लिए आप जब टेबल को देखेंगे तो फर्स्ट जो भी वस्तु हमने उपभोग में ली उससे MU हमको मिली थी 40 के बराबर। तो MU यहाँ 1 की सिधाई में यहाँ पे हो गया 40, ठीक। दूसरी इकाई से हमें मिली थी 30, मैंने आपको बताया था, तो आप इसकी बिल्कुल सिधाई में लेंगे कि घटने लगती है उपयोगिता। तीसरी इकाई में हमें मिली थी 20, तो इसीलिए हमने 3 की सिधाई में इसे बनाया। चौथी इकाई में मिली थी 10, तो ये देखिए इधर से 10 और इधर से चौथी इकाई। पांचवी में हमें मिली थी 0, तो 0 हो गया यहाँ बच्चों, तो यहाँ पर आप बिंदु दर्शाएंगे। 6th जो यूनिट थी उसमें हमें मिली थी, यहाँ पे आप बिंदु अच्छे से दर्शा लीजिए। 6th यूनिट में -10 और 7th यूनिट में मिली थी बच्चों -20। अब आप इन सब से मिलती हुई एक रेखा जो है वो बना लेंगे। ये हो गई एक रेखा, देखिएगा एग्जैक्टली यहाँ से गुजारते हुए ये आपकी बन गई MU की रेखा, या जिसे हम कहें सीमांत उपयोगिता की रेखा। अब ठीक वैसे ही बच्चों मुझे लगता है कि शायद ये पूरा एरिया आए, तो मुझे थोड़ा सा इसे हटाना पड़ेगा, आप पैमाने लिख लीजिएगा। तो बच्चों पहली इकाई में TU हमारा कितना था, 40 था, ठीक। सेकेंड इकाई में हमने जोड़ा था, तो 40 + 30 हमारा TU हो गया था 70। और उसके बाद जो तीसरी इकाई थी बच्चों उसमें भी हमने जोड़ा था 20, तो ये हो गया था 90। तो यहाँ आप 90 की सिधाई में और 3rd यूनिट देखते हुए यहाँ लगा लीजिएगा। 4th यूनिट में बच्चों 10 हमने जोड़ा था, तो वो 4th यूनिट में हो गया था 100। उसके बाद 5th यूनिट में भी बच्चों हमारा था 100 ही, क्योंकि 5th यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता कितनी थी, 0। उसके बाद 6th यूनिट में बच्चों वो फिर से घट कर हो गया था 90 और 7th यूनिट में वो घट कर हो गया था 70। तो अब इस TU की रेखा को आप मिला लीजिए इस तरीके से, ये आपकी हो गई TU और ये आपका है MU। अब आराम से आप कह सकते हैं कि TU और MU में संबंध क्या है। तो जब तक TU बढ़ती रही, इस पूरे एरिया में बढ़ती रही, तब तक इधर MU क्या रही बच्चों, MU धनात्मक रही। जब वो स्थिर हो गई, यहाँ पर TU क्या हुई, स्थिर, तो तुरंत यहाँ पर MU क्या हो गई है बच्चों, 0। फिर आप बोलोगे जैसे ही ये घटने लगी, डिक्रीज होने लगी, तो आप इसे बता दोगे कि ये MU क्या हो गई है, निगेटिव, ऋणात्मक। तो इस तरीके से हम इसके संबंध को बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों अब अगला वीडियो गोसेन के प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के से संबंधित होगा। हम उसमें गोसेन के प्रथम नियम को जानने की कोशिश करेंगे और अभी आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे संबंधित विभिन्न बोर्डों में आए हुए प्रश्नों को भी मैं आपको दे रही हूँ और इसे रिवाइज करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट बच्चों कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उससे अधिक से अधिक अपने ही जो छात्र साथी हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए और पसंद आने पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।